चलिए आइए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी कि क्लास 9 साइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी का, जिसको आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने और भी बहुत सारे चैप्टर्स किए हैं, वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आइए बच्चों, मैं सुनकर प्रजापति आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में आप सिर्फ इंग्लिश में कंटेंट देखेंगे, तो इंग्लिश का कंटेंट जो है वो सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सब्जेक्ट जान ही रहे हैं आप, साइंस है, और चैप्टर जो है वो आपका लॉज ऑफ मोशन है। ये जो चैप्टर है वो हम लोग 2 पार्ट्स में कवर करेंगे बच्चों। एक पार्ट आप आज देख रहे हैं, एक पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर का अगर आप एलिगेंस देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हम पढ़ने वाले हैं। हमारा चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स यानी कि इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो है आपका फोर्स और दूसरा है लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स का मतलब क्या हो गया? फोर्स आप पढ़ोगे मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का मतलब होता है मास इंटू एक्सेलरेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो ये जो फोर्स है इसमें 2 चीज़ें हैं, यानी कि फोर्स आपका 2 प्रकार का होता है। अगर आप देखें तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। जबकि फोर्स आपका 2 प्रकार का, एक बैलेंस्ड फोर्स होता है, एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है इसमें 3 न्यूटन्स के लॉ होते हैं। एक तो होता है आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फिर दूसरा होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड होता है आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में समझें तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ 2 चीज़ों को बताता है, एक तो होता है इनर्शिया और दूसरा होता है मास। एक तो होता है इनर्शिया और दूसरा क्या होता है? मास। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो आपका फोर्स को बताता है। कौन सा फोर्स? तो वो फोर्स होता है F इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। ठीक है, ये होता है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और इसी में आप मोमेंटम के बारे में भी पढ़ते हैं, इसी में आप मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं, और वो होता है आपके पास M मल्टीप्लाई भी, ये आप मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं। फोर्स का यूनिट तो आप जानते हैं, ये न्यूटन होता है, जबकि यूनिट होता है मोमेंटम का क्या? वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये होता है आपका मोमेंटम का यूनिट। ठीक है, अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में बात करें तो एक हो जाता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दूसरा हो जाता है एक्शन रिएक्शन। ठीक है, एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, दूसरा हो जाता है आपका एक्शन रिएक्शन। ये 2 बातें आपको बताता है। एक तो आपका जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है, इस बात को बताता है न्यूटन का थर्ड लॉ, और दूसरा आपका एक्शन रिएक्शन जो होता है उस चीज़ के बारे में। क्योंकि अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, आगे मैं इन सभी टॉपिक्स के डिटेल में जाऊँगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले फोर्सेस, फिर बात करेंगे लॉज ऑफ मोशंस के बारे में। चलिए तो आइए फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो इट इज़ द फोर्स दैट इनेबल अस टू डू एनी वर्क, यानी कि फोर्स एक ऐसा फिजिकल काउज होता है जो हमको कोई भी काम करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, टू डू एनीथिंग, हम कुछ भी कर सकते हैं। आइदर बी पुल और पुश द ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को पुल भी कर सकते हैं, पुश भी कर सकते हैं। तो देयरफॉर पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। इसलिए पुल और पुश को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। फोर्स एक ऐसा फिजिकल काउज है जिसके कारण हम किसी भी चीज़ को करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, हम उसको पुल कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, ये होता है फोर्स का कारण। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो किसी भी डोर को खोलना हो या किसी डोर को पुश या पुल करना हो, ठीक है, एक ड्रॉवर को है ना पुल्ड करना हो ओपन करने के लिए, या फिर उसको बंद करने के लिए क्या करना हो? पुश करना हो, तो ये फोर्स को अप्लाई करके हम जो है ये एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम फोर्स के इफेक्ट के बारे में बात करें तो फोर्स जो है वो किसी भी रुकी हुई बॉडी को मूव करा सकता है फोर्स लगा करके। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है उस पर फोर्स लगा दो तो वो क्या करने लगती है? मूव करने लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल को जो है, अगर वो फुटबॉल रेस्ट में है तो उसको किक मार करके उसको क्या किया सकता है? मूव कराया जा सकता है, यानी कि फोर्स लगा करके उसको क्या कराया जा सकता है? मूव। अगर ये फुटबॉल है, इसको अगर इधर से किक मार दिया जाए तो ये दौड़ते 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 आगे की तरफ आएगा। ठीक है, और इधर से अगर किक मार दिया जाए तो फिर से ये वापस जाएगा। तो होता क्या है कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो रुकी हुई बॉडी जो है वो किस में आ जाती है? मोशन में आ जाती है। यानी कि रेस्ट वाली जो बॉडी है बच्चों, वो आपकी किस में आ जाती है? मोशन में आ जाती है, फोर्स अप्लाइड करने के बाद। ठीक है, दूसरा है
कि फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, यानी फोर्स मूव करती हुई बॉडी को भी रोक सकता है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको में आप क्या करो, फोर्स अप्लाई कर दो तो वो भी रुक जाएगा। इसका एग्जांपल है, जैसे मान के चलिए कोई साइकिल चल रहा है तो साइकिल पे अगर आप ब्रेक लगाओगे तो वो क्या कर जाएगा, रुक जाता है ना। साइकिल में अगर आप ब्रेक लगाओगे तो वो क्या कर जाता है, रुक जाता है, यानी वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो मूव करती हुई बॉडी को भी हम फोर्स अप्लाई करके रोक सकते हैं और रुकी हुई बॉडी पर भी हम फोर्स अप्लाई करके उसको मूव करा सकते हैं। ठीक है, तीसरा काउज क्या, तीसरा काउज है कि फोर्स जो है वो चेंज कर देता है क्या चीज, किसी भी मूव करती हुई ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, उस पर क्या हुआ है, यहाँ इधर से किसी ने फोर्स लगाया तो ये ऐसे करके मूव कर जाएगा। ठीक है, जैसे फुटबॉल होता है ना, एक व्यक्ति की दूसरी तरफ से किक मारा, एक व्यक्ति दूसरी तरफ से किक मारता है, तो होता क्या है कि उसमें फोर्स अप्लाइड करके बॉडी के मोशन के डायरेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने लिखा है कि फोर्स को अप्लाई करके एक मूव करती हुई हैंडल, यानी कि बाय मूविंग हैंडल द डायरेक्शन ऑफ रनिंग बाइसाइकिल, यानी जो बाइसाइकिल मूव करती है उसके हैंडल को मूव करा दो तो वो डायरेक्शन उसका क्या हो जाता है, चेंज। ऐसे करके डायरेक्शन को चेंज कर दो हैंडल, तो उसका डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली बाय मूविंग स्टीयरिंग, अगर हम स्टीयरिंग को मूव कराते हैं तब भी जो है उसका साइकिल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और द डायरेक्शन ऑफ रनिंग व्हीकल इज चेंज। तो कुल मिलाकर के कहने का ये हो गया कि अगर कोई व्हीकल चल रहा है तो उसके डायरेक्शन को फोर्स अप्लाइड करके हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेम उसी प्रकार से फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी की स्पीड को भी क्या कर देता है, चेंज कर देता है, यानी कि फोर्स चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी स्लोली मूव कर रहा है, उससे फोर्स लगा दो तो उसमें तेजी आ जाती है। जैसे कोई फुटबॉल अगर हल्के से आ रहा है तो किसी प्लेयर ने उसको किक मारा, वो बहुत तेजी से दौड़ने लगता है। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट हैं जो फोर्स के कारण क्रिएट होते हैं। तो बाय एक्सेलरेटिंग द स्पीड ऑफ ए रनिंग व्हीकल कैन बी इंक्रीज्ड और बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स, है ना, द स्पीड ऑफ द रनिंग व्हीकल कैन बी डिक्रीज। अगर हम ब्रेक लगा देंगे तो उसका स्पीड डिक्रीज कर जाएगा। जैसे कोई बस है ना किसी शहर से निकलता है, ठीक है, या फिर किसी स्टॉपेज पे पहुंचता है, तो जब वो स्टॉपेज पे पहुंचता है तो वो ब्रेक लगाता है तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है और कम होते होते वो रुक जाता है। तो हुआ क्या कि फोर्स लगा करके उसकी स्पीड को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, दूसरा हमारे पास इफेक्ट है कि फोर्स जो है वो चेंज कर देता है किसी बॉडी की शेप को, साइज को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के देखा जाए, अगर हम हैमरिंग करते हैं, किसी बॉडी को पीटते हैं, तो जैसे मेटल का ब्लॉक हो गया, उसको टर्न कर देते हैं किस में, थिन शीट, वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है बाय हैमरिंग। तो स्टोन जो है वो ब्रेक कर जाता है बहुत छोटे छोटे पीसों में, यानी कि हैमरिंग करके किसी बॉडी का शेप साइज को भी चेंज किया सकता है। जैसे रबड़ होता है, रबड़ को खींचोगे तो उसका साइज क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, लोहा है या फिर कोई एल्यूमिनियम है, उसको पीटोगे तो पीट करके पतला परत में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके शेप साइज को क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाइड करके। ठीक है, आइए तो अब हमारे पास कुछ है ना मेन जो फोर्सेस के कारण थे, यानी जो टाइप्स थे। तो फोर्स जो है वो दो प्रकार का हो जाता है, एक तो होता है बैलेंस्ड फोर्स, एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स हम लोग किसको बोलते हैं, आइए बात करते हैं। इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू जीरो, अगर एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और उसका रिजल्टेंट अगर जीरो, एक फोर्स इधर से लगाया गया, एक फोर्स इधर से, एक फोर्स इधर से, एक फोर्स इधर से, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कैसा रह गया, ये ऑब्जेक्ट रह गया आपका स्टेशनरी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कैसा रह गया, स्टेशनरी, ये मूव नहीं किया। तो इस केस में इसका जो लगने वाला फोर्स था वो क्या आ गया, जीरो आ गया, क्योंकि इस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे थे ये मोशन इसमें नहीं हुआ। तो रिजल्टेंट वर्क जो है ना, इन सभी फोर्सेस के द्वारा जो रिजल्टेंट वर्क है वो क्या है, जीरो है। तो वर्क जब जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स भी क्या है, जीरो है, रिजल्टेंट उसका जीरो आया। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। तो इनको जो है हम लोग बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए ना, इन द थग ऑफ वार इफ बोथ द टीम अप्लाई सिमिलर magnitude of forces in opposite direction, rope does not move in either side. So this happens because the balance force in which the resultant of applied force become zero. आपने देखा होगा दो ग्रुप जैसे रस्सी को पकड़ के खींचते हैं, एक इधर से खींच रहा है और एक इधर से खींच रहा है। तो अगर ये रस्सी ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है, मतलब इन लोगों के द्वारा जो अप्लाई किया गया फोर्स और इन दोनों लोगों के द्वारा जो अप्लाई किया गया फोर्स, उन दोनों के फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। उन दोनों के फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इसलिए बॉडी ना तो इधर मूव कर रही ना इधर मूव कर रही। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है आपका बैलेंस्ड फोर्स का। एक और एग्जांपल है कि बैलेंस फोर्स जो होता है वो डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट की किसी भी स्टेट में चेंजेस नहीं लाता, ना उसके शेप में, ना उसके साइज में, ना उसके डायरेक्शन में,
किसी भी प्रकार की स्टेट में चेंजेस नहीं आती है बैलेंस फोर्स के द्वारा। तो बैलेंस्ड फोर्स जो है वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होता है डायरेक्शन में। डायरेक्शन उसका अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड उसका इक्वल होता है, ठीक है। बैलेंस फोर्स जो होता है वो चेंज कर देता है शेप को, ठीक है। बैलेंस फोर्स जो है, बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर फार्मूला, फॉर एग्जांपल जैसे अगर देखा जाए तो व्हेन फोर्स आर अप्लाइड फ्रॉम बोथ साइड ओवर ए बैलून द साइज ऑफ द बैलून या फिर शेप इज चेंज। अगर हम सेम रिजल्ट का ही फोर्स एक बैलून पे लगाएंगे तो बैलून जो है वो पचक जाता है, तो उसका शेप और साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं आगे। अब हमारे पास आता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स किसको कहा जाता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर किसी बॉडी पर हमने फोर्स लगाया और उसका रिजल्टेंट जो है वो जीरो से क्या आ गया, बड़ा आ गया। जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति इधर से ठेल रहा है और दो व्यक्ति इधर से ठेल रहे हैं, तो ये जो बॉक्स है ये इधर की तरफ क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, ठीक है। इसलिए ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव कर गया, तो इस पर लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो कैसे हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स हैं। द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट कैन बी मूव्ड बिकॉज ऑफ अप्लाइड बैलेंस्ड फोर्स। एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर वो रेस्ट में है तो उस पर अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। तो अनबैलेंस्ड फोर्स कैन बी डू द फॉलोइंग, है ना, किसी भी रुकी हुई बॉडी को मूव करा सकते हैं, किसी भी बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, यानी इंक्रीज कर सकते हैं, स्पीड डिक्रीज कर सकते हैं। अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसको स्टॉप कर सकते हैं। किसी भी बॉडी के शेप और साइज को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स को अप्लाइड करके। समझ में आई, ये सारे बातें थी आपकी फोर्स की। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो सबसे पहले आप गैलीलियो के बारे में सीखिए। गैलीलियो गैलीली जो था उसके बारे में आप जानिए। वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, एक्चुअली में उसी ने जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया था, लेकिन थ्योरी दी थी आपके न्यूटन ने। तो गैलीलियो फर्स्ट, है ना, ऑफ ऑल सेड दैट कि ऑब्जेक्ट मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन देम। उन्होंने बताया कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है अगर उस पर कोई फोर्स अप्लाइड ना हो, ठीक है। अगर उस पर कोई फोर्स अप्लाइड ना हो तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करते रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग करता है, ठीक है, कहाँ मूव करेगा, फ्रैक्शनलेस जगह पे मूव करेगा या फिर पाथ पे मूव करेगा, एंड नो अदर फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो फ्रैक्शनलेस सरफेस पे इजिली जो है एकदम स्मूथली मूव करते रहेगा, वो रुकने का नाम नहीं लेगा, ठीक है। द ऑब्जेक्ट वुड बी मूविंग फॉर एवर, वो इसी तरह मूव करते रहेगा। अगर उस पर कोई फ्रैक्शन फोर्स नहीं लगता, अगर कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, तो वो एज इट उसी तरह क्या करते रहेगा बच्चों, मूव करता हुआ रहता है, ठीक है। तो दैट इज देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स वर्किंग ऑन द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स काम नहीं करता है। बट प्रैक्टिकली देखा जाए इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है, कोई भी बॉडी फॉर एवर मूव नहीं करती। बिकॉज इसलिए क्योंकि वो जो बॉडी है वो कभी ना कभी जाकर के रुकेगी। क्यों रुकेगी, क्योंकि उस पर अनबैलेंस फोर्स जो है वो लगता है, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसने लिखा हुआ है बिकॉज टू अटेन द कंडीशन ऑफ जीरो अनबैलेंस फोर्स इज इम्पॉसिबल, क्योंकि कभी भी हम किसी बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स को जीरो नहीं कर सकते। उस पर किसी न किसी हद तक, किसी न किसी कंडीशन तक अनबैलेंस फोर्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ यानी कि द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन हो गया, फोर्स ऑफ एयर हो गया, बहुत सारे अदर फोर्सेस हैं जो किसी बॉडी पर क्या होते हैं, अप्लाइड हो जाते हैं, इसलिए जो है बॉडी रुक जाता है कुछ समय के बाद। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है, तो न्यूटन्स, है ना, स्टडी द आइडिया ऑफ गैलीलियो। उसने गैलीलियो को जो स्टडी था उसको पढ़ा, यानी गैलीलियो का जो आइडिया था उसको उसने पढ़ा, एंड गेव द 3 लॉ ऑफ मोशन, और उसने 3 लॉ जो थे दिए थे। तो गैलीलियो का आइडिया मिला किसको, न्यूटन को, तब जाकर उसने 3 लॉ दिए थे, और दीज लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और उन्हीं लॉज को जो है हम लोग न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, तो एनी ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन, ठीक है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन until it is complete until it is complete to change the state by applying external force। इसका मतलब क्या हो गया भाई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, है ना, स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ये तब तक होगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड नहीं होता।
जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होता तब तक ये कहानी होगी, ठीक है, तब ये कहानी होगी। अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होता तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहेगा। ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ का मोशन। एक्सप्लेनेशन क्या किया है इन्होंने कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट देन इट विल रिमेन इन द रेस्ट until an external force is applied to change its state। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा तब तक जब तक उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है तो वो कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। इसका मतलब ये है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो रेसिस्ट करती हैं टू चेंज टू इन चेंजिंग देयर स्टेट। वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती, वो अपनी स्टेट को बनाए रखती हैं, ठीक है, वो रेसिस्ट करती हैं स्टेट को चेंज करने के लिए। द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स ओनली। यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करके ही जो है किसी भी बॉडी की स्टेट को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। तो न्यूटन्स का जो लॉ है वो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। देखो क्या है, सबसे पहला कि अगर कोई पर्सन स्टैंडिंग है बस में तो वो क्या हो जाता है, पीछे की तरफ फॉरवर्ड यानी बैकवर्ड गिरता है। कब, जब बस आगे की तरफ मूव करता है, स्टार्ट मूविंग सडनली। अगर कोई बस सडनली मूव करना स्टार्ट करता है तो आदमी जो पीछे की तरफ गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? दिस हैपन बिकॉज द पर्सन एंड द बस जो थे वो दोनों के दोनों रेस्ट में थे, ठीक है। कब, जब बस खड़ा था, लेकिन जब बस मूव करना स्टार्ट किया बट द बस स्टार्ट मूविंग, जैसे ही बस स्टार्ट मूव करना चालू करता है द लैग, उसके जो पैर होते हैं, वो व्यक्ति के जो पैर होते हैं वो क्या करते हैं, बस के साथ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर का जो बॉडी है वो रेस्ट में रहना चाहता है, इसलिए सडनली वो क्या कर जाता है, गिर जाता है। किधर? बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अ पर्सन स्टैंडिंग इन ए मूविंग बस, अगर कोई व्यक्ति मूविंग बस में खड़ा है तो वो फॉरवर्ड आगे की तरफ गिरता है। कब? जब ब्रेक, अगर सडनली ड्राइवर अगर ब्रेक लगाता है तो वो व्यक्ति आगे की तरफ गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो व्यक्ति बस में खड़ा हुआ है, बस मूव कर रही है तो वो व्यक्ति भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है बस के साथ, लेकिन जब वो ब्रेक लगाता है अचानक, कौन? ड्राइवर, तो स्पीड जो होता है बस का वो सडनली डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, लेकिन बस जो है वो रेस्ट की स्टेट में आ जाता है सडनली। इस कंडीशन में होता क्या है, जो व्यक्ति के पैर होते हैं, ठीक है, यानी कि जो पर्सन, उसके जो पैर होते हैं वो बस के कांटेक्ट में होने के कारण वो किस में आ जाते हैं, रेस्ट में आ जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति का शरीर है, ऊपर वाला कमर से ऊपर का जो पार्ट है वो किस में होता है, मोशन में होता है। और जो सडनली अचानक बस रुकता है तो वो मोशन में नहीं रहता, वो अचानक मोशन में आता है, जिसके कारण वो आगे की तरफ झुक जाता है और वो गिर जाता है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन फॉल फॉरवर्ड, है ना, इफ ही इज नॉट अलर्ट, वो अलर्ट नहीं है तो वो आगे की तरफ गिर जाएगा। और भी बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बिफोर हैंगिंग द वेट क्लॉथ ओवर, है ना, लॉन्ड्री लाइन, यूजुअली मेनी जर्क आर गिवन टू द क्लॉथ टू गेट देम ड्राइड क्विकली। यानी कि अगर हम कपड़े को धोते हैं तो कपड़े को लटकाने से पहले हमको क्या करते हैं कि लॉन्ड्री लाइन जो होता है उसमें बहुत सारे जर्क होते हैं, उस जर्क से होकर के कपड़ा गुजरता है, क्योंकि वो जर्क जो होता है वो कपड़े को क्या करता है, घुमाता है। तो बिकॉज ऑफ द जर्क, ड्रॉपलेट जो वाटर होता है, जितने भी पोर्सेस होते हैं क्लाउड के, वो सब की सब पानी कहाँ चला जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। इसका कारण पानी जो है वो कपड़े में क्या हो जाता है, सूख जाता है क्विकली। इसलिए दिस हैपन बिकॉज व्हेन सडनली ऑफ क्लॉथ आर मेड इन मोशन बाय गिविंग जर्क, जर्क के द्वारा कपड़े को जब घुमाया जाता है, द वाटर ड्रॉपलेट जो होता है उसमें वो सब की सब पानी रेस्ट में होता है और दे आर सेपरेट फ्रॉम द क्लॉथ एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड, वो सब की सब पानी निकल जाता है और ग्राउंड में गिर जाता है जाकर के, ठीक है। एक और है, when the pile of the coin on the, है ना, कैरम बोर्ड इज हिट बाय स्टिकर, है ना, जैसे कैरम बोर्ड होता है उस पर स्टिकर, अगर हम लोग स्टिकर से अगर हम लोग गोटी को मारते हैं तो कॉइन ओनली एट द बॉटम मूव्स, है ना, अबे लीविंग रेस्ट ऑफ द पाइल्स ऑफ द कॉइन एट द सेम टाइम। जो जितने भी गोटी एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं तो नीचे वाला जो गोटी है वो निकल के फेंका जाता है, बाकी ऊपर वाला सबकी सब जो है वो सेम अपनी ही पोजीशन में रह जाता है बॉटम में। द बॉटम कम इन द मोशन वाइल रेस्ट ऑफ द कॉइन इन द पाइल्स हैज द टेंडेंसी टू रिमेन द रेस्ट। बाकी जबकि जितना भी कॉइन्स होता है वो सबकी सब क्या होता है, रेस्ट की पोजीशन में रह जाता है, ठीक है। तो द वर्टिकली फॉल्स कैरम, तो वर्टिकली वो नीचे की तरफ गिर जाता है, बाकी नीचे वाला जो होता है वो अपनी पोजीशन को क्या कर जाता है, चेंज करके दूर की तरफ भाग जाता है, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी बच्चों। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। इसके आगे का जो वीडियो है
वो आपको हमारे अगले क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करते हैं आप लोगों के कमेंट से ही हम लोगों को फीडबैक मिलता है, इसलिए आप कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।